मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा उसे समझ में आएगा कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। डायबिटीज माने क्या, किस रोग को डायबिटीज कहते हैं। हमारे शरीर में हम जो कुछ भी खाते हैं, मैंने आपको कल भी कहा था, परसों भी कहा था, जो कुछ भी खाते हैं इसमें जो मीठा तत्व है जिसको हम शुगर कहते हैं, अंग्रेजी में कई बार उसको ग्लूकोज कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं, ये शुगर के अलग अलग नाम हैं। तो भोजन के अंदर ये जो कुछ भी है ये शरीर को सबसे जल्दी और सबसे आसानी से ऊर्जा देने वाला तत्व है। आपने जो कुछ भी खाया शरीर उसको पचाएगा और ये जो कुछ भी पचा हुआ तत्व है ये हमारे रक्त में जाएगा। कुछ भी आप खाएंगे शरीर उसका पाचन करेगा, पाचन करने के बाद वो आपके रक्त में जाएगा। रक्त के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको हम कोशिकाएं कह सकते हैं। तो ये जो सेल होते हैं, कोशिकाएं होती हैं रक्त के अंदर, ब्लड सेल्स जिनको ज्यादा अच्छे शब्दों में कहें रक्त कोशिका, इन ब्लड सेल्स की कुछ इस तरह की बनावट होती है जैसे आपके घर का दरवाजा। आपके घर में एक दरवाजा होता है, अगर ये दरवाजा बंद है तो आप अंदर घर में प्रवेश नहीं कर सकते। आप पहले दरवाजे पे कॉल बेल बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, कोई दरवाजा खोलेगा, फिर अंदर आप प्रवेश करेंगे। तो हमारे रक्त के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो ऐसे ही दरवाजे जैसे होती है। सामान्य रूप से रक्त कोशिकाओं का दरवाजा ऐसे बंद रहता है, रक्त कोशिकाओं का दरवाजा इस तरह से बंद रहता है। अब ये जो हमने कुछ खाया है, खाने के अंदर जो कुछ भी मीठा तत्व है जिसको आप ग्लूकोज कहिए या एनर्जी कहिए, ये रक्त के अंदर आता है और कोशिकाओं के अंदर आने के लिए ये दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। इस मीठे तत्व को रक्त कोशिका के अंदर लाने के लिए एक कैरियर होता है। कैरियर माने वाहक। जैसे घोड़ा है, घोड़े पर बैठा हुआ घुड़सवार है, तो घोड़ा कैरियर है, घुड़सवार अंदर जाने वाला व्यक्ति है। तो एक कैरियर होता है, उसी कैरियर का नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन हमारे पेट में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसको पैनक्रियास कहते हैं, वहां उत्पन्न होता है। इंसुलिन का काम क्या है कि आपने जो कुछ भी भोजन में खाया है उसमें जो ऊर्जा तत्व है सबसे आसानी से घुलने वाला, जैसे ग्लूकोज या सुक्रोज या फ्रक्टोज या शुगर कहिए, इसको इंसुलिन अपने ऊपर बिठा के दरवाजे पे लेके आता है, ब्लड सेल के दरवाजे पे, और इंसुलिन दरवाजे की घंटी बजाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उसका जो शुगर तत्व है वो इंसुलिन के साथ अंदर आ जाता है। अब जब शुगर तत्व इंसुलिन के ऊपर बैठकर अंदर आ गया रक्त कोशिका में, तो ये स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको इंसुलिन रक्त के अंदर कैरियर के रूप में काम करेगा और अंदर उसकी एनर्जी पहुंचाता रहेगा। अगर किसी को डायबिटीज है तो क्या होता है, जिसको डायबिटीज है उसका जो इंसुलिन है वो अपने ऊपर सुक्रोज या ग्लूकोज या फ्रक्टोज को लेकर दरवाजे तक तो आता है लेकिन घंटी नहीं बजाता, कॉल बेल नहीं बजाता। आता है फिर वापस चला जाता, आता है फिर वापस चला जाता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इंसुलिन के ऊपर बैठा हुआ जो ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है या शुगर है, वो ब्लड में ही घूमता रहता है, रक्त में ही घूमता रहता है, अंदर नहीं जाता रक्त कोशिकाओं। तो आप जब भी रक्त का परीक्षण कराते हैं तो उसमें शुगर निकल आती है, क्योंकि वो शुगर इंसुलिन के ऊपर बैठी तो हुई है लेकिन वो अंदर नहीं जा रही है कोशिकाओं में। और इसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज का सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर में बनने वाली इंसुलिन आपके शरीर के भोजन में से निकलने वाले शर्करा तत्व को अंदर लेके नहीं जा रही है। इसका मतलब यह है कि इंसुलिन या तो आलसी हो गई है या इंसुलिन बनना कम हो गई। जब इंसुलिन आलसी हो जाती है तो डायबिटीज ठीक होना आसान हो जाता है, लेकिन जब इंसुलिन बनना ही कम हो जाती है तो डायबिटीज का ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर इंसुलिन आलसी हो गई है तो इस आलसी इंसुलिन को थोड़ा तेजस्वी बनाएं, इसका आलस्य दूर हो जाए, इसके शरीर में जो स्लगिशनेस आई है ये खत्म हो जाए, ये उद्देश्य होता है औषधि का। और या इंसुलिन बनना अगर बहुत ही कम हो गई है तो इंसुलिन ज्यादा बने।
दोनों ही स्थिति में जो समझने की बात है वो ये कि किसी के शरीर में इंसुलिन आलसी कब होती है, ये एक ही कारण से होती है, जिसके शरीर में रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई हो, उसी के शरीर की इंसुलिन आलसी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके शरीर की इंसुलिन आलसी हो गई है, काम नहीं कर रही है ठीक से, तो उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो कोलेस्ट्रॉल कम करिए तो इंसुलिन काम करना शुरू करेगी। तो डायबिटीज ठीक करना है तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा। ये बात सबसे आसान है समझना। तो इसलिए डायबिटीज के मरीज को कोलेस्ट्रॉल की चिंता ज्यादा करनी चाहिए बनिस्बत की शुगर की। हम शुगर खाएं कि न खाएं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप ऐसा भोजन कभी भी न खाएं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता हो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से आपको डायबिटीज होती है, इंसुलिन उससे आलसी हो जाती है, काम करने लायक नहीं रहती है। बहुत कम ऐसे मरीज होते हैं जिनकी पैनक्रियाज खत्म हो जाए या काम बिल्कुल ना करे और इंसुलिन बनाना बंद कर दे, ऐसे बहुत कम मरीज होते हैं। अगर 1 लाख मरीजों को हम देखेंगे तो उसमें से 8 या 10 मरीज ही ऐसे मिलेंगे जिनकी पैनक्रियाज बिल्कुल काम नहीं कर रही है या इंसुलिन बन नहीं रही है। लेकिन ज्यादा मरीज ऐसे मिलते हैं जिनके इंसुलिन तो बन रही है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, आलसी हो गई है, काम करने में उसको तत्परता नहीं है, तेजस्विता नहीं है। तो आप उसको थोड़ा तेज बनाइए, एक्टिवेट कर दीजिए, और उसका सबसे सरल उपाय है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कम कर दीजिए। तो डायबिटीज के मरीजों को सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है इस विषय पर कि उनका कोलेस्ट्रॉल कम हो। तो खान पान ऐसा रखिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम से कम होता चला जाए। अब आप ये पूछेंगे कि कैसे खाएं, क्या खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो कभी भी डालडा मत खाइए, क्योंकि ये डालडा सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। डालडा किसी भी नाम से मिले, वो गगन के नाम से मिल सकता है, वो बजरंगबली के नाम से मिल सकता है, हनुमान के नाम से मिल सकता है, रुचि के नाम से मिल सकता है, किसी भी नाम से मिल सकता है। डालडा आप समझते हैं वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति घी, ये बिल्कुल मत खाइए क्योंकि इसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ये मत खाइए। दूसरी कौन सी चीज ना खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? दुनिया में 2 ही चीजें हैं जिनसे सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। एक तो ये है वनस्पति घी, वो किसी भी नाम से मिले, और दूसरा है मांस, वो चाहे कोमड़ी का हो, मुर्गी का हो, चाहे मुर्गे का हो, बकरे का हो, बकरी का हो, भैंस का हो, भैंसे का हो, गाय का हो, किसी भी जानवर का मांस कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। किसी भी जानवर का मांस कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इस बात को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। कोई भी जानवर दुनिया में मांस के रूप में अगर खाया जाए तो मनुष्य शरीर के कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। और दूसरा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला जो कारक है वो है डालडा, गगन, रुचि, सोया, ये वनस्पति घी जो अलग अलग नामों से दिखता है। तीसरी और एक आखिरी चीज है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। तीसरी और आखिरी चीज वो क्या है? वो है आजकल मिलने वाले रिफाइंड तेल। जो मैंने कल आपसे कहा था कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी से नफरत कर सकते हैं तो रिफाइंड तेल से नफरत करिए। वो डबल रिफाइंड हो या ट्रिपल रिफाइंड हो या सिंगल रिफाइंड हो, किसी भी नाम का रिफाइंड तेल मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। वनस्पति घी मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। मांसाहारी खाने को बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अब हमको कुछ गलतफहमियां हो गई हैं और मैं मानता हूं कि वो गलतफहमियां आपको डॉक्टरों ने दी हैं। जैसे एक गलतफहमी आपको ये हो गई है कि देशी घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कई बार आपको डॉक्टर बोल देता है कि घी मत खाओ, तेल मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मैं आपको विनम्रता पूर्वक ये बताने आया कि देशी घी जब मैं बात करूंगा तो देशी घी का मतलब गाय के दूध से बनाया हुआ घी, और गाय का मतलब देशी गाय, जर्सी नहीं। जर्सी गाय नहीं है, गाय जैसा दिखने वाला एक विचित्र प्राणी है, गाय नहीं, क्योंकि उसमें गाय का कोई भी गुण नहीं।
गाय के जितने गुण हैं वो जर्सी में कभी भी नहीं मिलेंगे आपको देखने। गाय का सबसे बड़ा गुण है वात्सल्य। वात्सल्य माने जैसे एक आई अपने बच्चे को प्रेम करती है वैसे गाय अपने बच्चे को प्रेम करती है। जर्सी गाय कभी भी बच्चे को प्रेम नहीं करती। मैंने इसके कई परीक्षण करके देखे। जर्सी गाय के सामने उसके बच्चे को अगर आप काट दोगे तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो चुपचाप खड़ी रहती है। जर्सी गाय के सामने उसके बच्चे को मारोगे पीटोगे कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ता, वो जैसी है वैसे ही खड़ी रहती है। लेकिन अगर देशी गाय के सामने उसके बच्चे को आपने थोड़ी भी तकलीफ पहुंचाई वो गाय आपको मार डालेगी। ये सबसे बड़ा अंतर है जर्सी में और देशी में। दूसरा, जर्सी गाय कभी भी अपने बच्चे को पहचानती नहीं है कौन सा बच्चा उसका। देशी गाय बराबर अपने बच्चे को पहचानती और देशी गाय का बच्चा भी अपनी आई को बराबर पहचानता। अगर 10 गाय खड़ी है और एक बच्चा है, वो 10 में से अपनी आई को ढूंढ ले कौन सी उसकी आई। लेकिन जर्सी का बच्चा 2 अगर खड़ी है तो उसमें से आई को नहीं पहचान सकता कौन सी उसकी आई। तो जर्सी में गाय का कोई भी गुण नहीं। देशी गाय पहाड़ पे आराम से चढ़ जाती है, जर्सी कभी भी नहीं चढ़ती, वहीं बैठ जाती है। जर्सी तो चलती भी नहीं है, या तो खड़ी होती है या तो बैठती है। और देशी गाय को आप भोजन कराओ तो उसका समय पक्का है, इतने से इतने समय ही खाना खाएगी। जर्सी को कभी भी खिलाओ कभी भी खाएगी। रात को 2 बजे उठ के उसको खाना खिला दो, वो खाती रहेगी 2 बजे 3 बजे 4 बजे। उसको खाने पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो बीमार भी ज्यादा पड़ती है। लेकिन देशी गाय का इतना पक्का नियम है, सूर्यास्त होने के बाद देशी गाय खाने को कभी भी मुंह नहीं लगाएगी। अगले दिन जब सूर्योदय होगा तभी खाना खाए। जर्सी को रात को 2 बजे खाने को डाल दो, वो खाती जाएगी खाती जाएगी खाती जाएगी। तो ये जो जर्सी है वो गाय नहीं है। जिन वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया उनका ये कहना है कि ये डूकर जात की प्राणी है जर्सी, और डूकर के जीन में से इसको बनाया गया है। तो घी का मतलब ये नहीं है जर्सी गाय के दूध का, घी का मतलब है देशी गाय का दूध का। तो आजकल डॉक्टरों ने, खासकर एलोपैथी के डॉक्टरों ने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन सब लोगों के दिमाग में डाल दिया। वो ये घी मत खाओ नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा, तेल मत खाओ नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। और मैं आपको आयुर्वेद की जानकारी ये दे रहा हूं कि जो अगर आपने देशी घी नहीं खाया और तेल नहीं खाया तो जरूर हार्ट अटैक आएगा। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपने देशी गाय का घी अपनी जिंदगी में नहीं खाया और शुद्ध तेल नहीं खाया तो 101% आपको हार्ट अटैक आएगा, और 101% ये गुर्दे का त्रास होगा। कमर दुखेगी, घुटने दुखेंगे, कंधा दुखेगा, और इससे भी ज्यादा खराब खराब बीमारियां आएंगी। मूलव्याध हो जाएगा, बवासीर हो जाएगा, भगंदर हो जाएगा, कोष्ठबद्धता होगी, मलबद्धता होगी। जो देशी गाय का दूध नहीं खाया और शुद्ध तेल नहीं खाया तो लगभग आपको 23 बीमारियां होंगी, 23 रोग होंगे। इसलिए भोजन में देशी गाय का दूध और शुद्ध तेल ये जरूर खाइए। इससे किसी को न हार्ट अटैक आता है न किसी को डायबिटीज होती है। हार्ट अटैक किससे आता है वो समझ लीजिए। डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, जरूर हार्ट अटैक आएगा। डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, जरूर आपको डायबिटीज होगी। डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, जरूर आपको अस्थमा होगा, ब्रोंकियल अस्थमा होगा। डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, सब तरह की एलर्जी आपके शरीर में आएगी। तो ये तकलीफ जो है वो डालडा से है, रिफाइंड ऑयल से है, देशी घी से कोई तकलीफ कभी किसी को नहीं हुई। हाँ, भैंस का भी नहीं। भैंस और जर्सी एक ही है। आप जरा सोचो, भगवान कृष्ण ने भैंस क्यों नहीं पाली? सोचो ना आप इस बात। भगवान कृष्ण के घर में 7 लाख गाय थी, एक मशी तो रख सकते थे। जिस घर में 7 लाख गाय, एक भैंस तो पाल ही सकते थे, नहीं रखते थे। राम जी के घर में भी कभी गाय थी, मशी कभी नहीं आई।
राम जी के पिताजी दशरथ, उन्होंने भी गाय पाली, कभी मछली नहीं पाली। दशरथ जी के वंश में एक दिलीप राजा हुए, वो तो गाय के लिए इतने मशहूर थे कि गाय की जान बचाने के लिए अपना शरीर उन्होंने दान कर दिया। भारत के जितने भी महान देवी देवता हैं, दत्त भगवान, उन्होंने भी गाय पाली। कृष्ण भगवान, उन्होंने भी गाय पाली। शंकर जी के पास गाय का नंदी है, भगवान राम के पास गाय थी। मशी और भैंस सिर्फ यमराज ने पाली। और आप जान लो, यमराज मृत्यु के देवता, तो मशी का घी खाओ और दूध पियो, जल्दी से यमराज के पास जाओ। ज्यादा से ज्यादा तो भाई फ्रेश दूध मिलता है। हाँ, तो मशी का दूध आप अपने लिए मत लाओ। मेरी आपसे पहले भी विनती थी, मशी का दूध बंबई को पिलाओ, आप मत पियो। 40 गांव के लोग दूध का धंधा करते हैं, ये मुझे माहिती है। इसलिए यहां से दूध जो बेचना है मुंबई को, वो मछली का बेचो, जितना बेचना है बेचो। अपने लिए दूध अगर लाना है तो देशी गाय का लाओ। और आप 10 मछली पाल सकते हो, एक गाय तो पाल ही सकते हो ना अपने लिए। तो अपने लिए दूध लाना है तो देशी गाय का लाओ, अपने लिए दही लाना है तो देशी गाय के दूध का बनाओ, अपने लिए तूप लाना है तो देशी गाय का दही बना के, दही का ताक बना के, ताक में से मक्खन निकाल के, मक्खन को गर्म करके ऐसे तूप बनाओ, वो तूप खाओ। इस तूप से कभी भी आपको डायबिटीज नहीं होगी, अर्थराइटिस नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं आएगा, अस्थमा नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगी, जिंदगी में बहुत सारे रोग अपने आप होंगे। तो डायबिटीज है, इसका मतलब आप समझ लो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो इसको कम करना है, तो मैंने बता दिया सबसे आसान उपाय है डालडा खाना बंद और रिफाइंड तेल खाना बंद, कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाए। तेल खाना हो तो शुद्ध तेल खाओ, मैंने कहा था गाड़ी का निकला हुआ तेल, चाहे तो शेंगा का, चाहे तो तिल का, चाहे तो नारियल का, चाहे तो करड़ी का, चाहे तो सरसों का, चाहे जो तेल खाना है, सोयाबीन छोड़कर और पामोलिन छोड़कर कोई भी तेल खाओ, शुद्ध तेल खाओ, घी खाओ, तूप खाओ, देशी गाय के दूध का, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे रोग अपने आप ही खत्म होने। जी बिल्कुल नहीं, कल मैंने जानकारी दी थी, फिर दोहरा देता हूं। सोयाबीन में प्रोटीन बहुत है, ये आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन जो प्रोटीन है उसको पचाने के लिए एंजाइम एक लगता है, वो एंजाइम मनुष्य के शरीर में नहीं बनता। वो एंजाइम पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ डूकर के शरीर में बनता है। तो डूकर अगर सोयाबीन खाएगा तो उसको हजम हो जाएगा। डूकर ही है जो सोयाबीन को पचा सकता है, बाकी कोई नहीं पचा सकता। इसलिए यूरोप के देशों में डूकरों को सोयाबीन खिलाया जाता है, फिर वो डूकर का मांस वहां के लोग खाते हैं। सूर्यफूल का चल सकता है, सूर्यफूल का तेल चल सकता है, लेकिन आप जिस क्षेत्र में रहते हैं इस भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से सबसे अच्छा तेल है वो शेंगा का है। मूंगफली का तेल आपके लिए सबसे अच्छा है। आप जहां रहते हैं ये इलाका है, यहां थोड़ी हवा खुश्क है, नमी वाला इलाका हो तो वहां पर ये तेल बहुत अच्छा होता है, सूरजमुखी वाला। लेकिन आप ऐसे इलाके में नहीं रहते जहां नमी बहुत है, यहाँ की हवा में खुश्की है, सूखापन ज्यादा, तो इसलिए मूंगफली का तेल आपके लिए सबसे अच्छा है। और दूसरे नंबर पर सबसे अच्छा तेल आपके लिए है वो तिल का है। तिल का आप खा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मूंगफली का है। आज मैं आपसे रोगों की ही बात करूंगा और चिकित्सा की बात करूंगा। डायबिटीज पे बात शुरू हो गई है। डायबिटीज रोग क्या है वो मैंने सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, और डायबिटीज ना हो उसके लिए मैंने आपको उपाय बताया है कि आप जैसे ही डालडा खाना बंद करेंगे और रिफाइंड तेल खाना बंद कर देंगे, डायबिटीज आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी, नहीं आएगी जिंदगी। अब और एक दो माहिती दे देता हूं डायबिटीज के बारे में, क्योंकि ये रोग आजकल बहुत हो गया है। हमारे भारत के ऐसे ऐसे लोगों को ये रोग आ गया है जिनकी कभी कल्पना नहीं करते थे कि उनको डायबिटीज हो सकता है। गांव में शेतकरी बंधुओं को अब डायबिटीज होने लगा, जबकि कोई जीवन में कल्पना नहीं करता कि शेतकरी को भी डायबिटीज होना चाहिए। ये डायबिटीज के सबसे बड़े कारणों में एक मैंने आपको बताया, खान पान में हमारा बहुत कुछ बदल हो गया। जाहिरात देख देख कर टीवी का हमारा दिमाग इतना खराब हो गया है कि हम जो भी तेल लाते हैं वो रिफाइंड तेल घर में आता है।
डिब्बा बंद तेल लाने लगे हैं, वो सब ज्यादातर रिफाइंड तेल है। और रिफाइंड तेल के साथ उससे भी ज्यादा खराब तेल आ गया है पामोलिन तेल। जितना ज्यादा पामोलिन तेल और रिफाइंड तेल आप खाएंगे उतना ज्यादा डायबिटीज होने वाला है। तो इसलिए आप अपनी जिंदगी में अगर रिफाइंड तेल और ये डिब्बे बंद तेल और ये डालडा और ये सब बंद करेंगे तो डायबिटीज नहीं होने की आपकी जिंदगी में गारंटी है और आधार तैयार होता है। अब प्रश्न आता है कि डायबिटीज हो जाए तो क्या करें। पहला काम तो यही करिए, डालडा बंद करिए, रिफाइंड तेल बंद। अब दूसरा काम क्या करें? दूसरा काम, आप अपना भोजन ऐसा करिए जिसमें मांस बिल्कुल ना आए। भोजन ऐसा करिए जिसमें मांस बिल्कुल भी ना हो, माने संपूर्ण शाकाहारी भोजन शुरू कर दीजिए। किसी भी तरह का मांस मत खाइए। अंडा भी जो है ना वो मांस है, अंडा शाकाहारी नहीं है, वो भी मांस है। तो अंडा है, मछली है, मीट है। मीट चाहे वो मुर्गे का हो, मुर्गी का हो, भैंस का हो, बकरे का हो, बकरी का हो, गाय का हो, किसी का भी हो, डुक्कर का हो, किसी भी तरह का मीट मत खाइए, किसी भी तरह का अंडा मत खाइए। डायबिटीज बहुत जल्दी ठीक हो। और तीसरा और आखिरी उपाय खाने पीने के संबंध में वो ये कि आप जो कुछ भी खाना खाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें खाइए जिनमें फाइबर बहुत होता है, रेशा बहुत होता है। डायबिटीज के लिए एक सूत्र बनाया है, हाई फाइबर लो फैट डाइट। हाई फाइबर माने जिनमें रेशे का तत्व ज्यादा हो ऐसा भोजन खाइए। अब रेशे का तत्व ज्यादा है ऐसा भोजन क्या है? मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं, आप ध्यान रखिए उनका। सबसे ज्यादा रेशा है दालों में। मूंग की दाल सबसे ज्यादा, मसूर की दाल सबसे ज्यादा, चने की दाल बहुत रेशा है, तुअर की दाल उसमें भी काफी रेशा है। सबसे कम रेशा होता है वो उड़द की दाल में। तो उड़द की दाल छोड़कर, सोयाबीन की दाल छोड़कर कोई भी दाल खाइए जिनको डायबिटीज है। और अन्न में किसमें सबसे ज्यादा रेशा है? अन्न में सबसे ज्यादा रेशा होता है जवारी में। तो जिनको भी डायबिटीज है उनको हमेशा जवारी की भाकरी खानी चाहिए या जवारी की रोटी खानी चाहिए। और सबसे कम अन्न में जो रेशा है वो है गेहूं में, तो गेहूं सबसे कम खाना चाहिए। जिनको भी डायबिटीज है उनको हमेशा ध्यान रखना है गेहूं की रोटी कम, जवारी की रोटी जास्ती। चावल जरूर खाइए, लेकिन कौन सा चावल खाएं? अभी बाजार में दो तरह के चावल आते हैं। एक चावल आपने देखा है जो दिखने में लाल लाल सा होता है, गुलाबी सा, लाल लाल सा, रेड कलर का, देखा? उसको कहते हैं बिना पॉलिश किया हुआ चावल। ये जो बिना पॉलिश किया हुआ चावल है ये डायबिटीज के किसी भी मरीज की सबसे अच्छी दवा है, सबसे अच्छी औषधि है, क्योंकि बिना पॉलिश किए हुए चावल में सबसे ज्यादा फाइबर होता है। तो आप बाजार में जाइए, किसी भी दुकान से चावल खरीद कर लाइए, लेकिन उसको बोलिए कि हमको ऐसा चावल दो जिसकी पॉलिश नहीं की गई। पॉलिश किया हुआ चावल एकदम सफेद होता है और बिना पॉलिश किया हुआ चावल थोड़ा लाल लाल रंग का होता है और थोड़ा मोटा होता है, जाड़ा होता है। तो वो मोटे वाला चावल, लाल रंग वाला चावल, ये आप भरपेट खा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सफेद चावल खाएंगे तो डायबिटीज बढ़ेगा, माने शुगर बढ़ेगी, इसलिए सफेद कभी भी मत खाइए। अब थोड़ा आगे चलते, डायबिटीज के मरीज को गाय के दूध के अलावा किसी भी जानवर का दूध नहीं चलता। बकरी का चल सकता है, बकरी का चलता है उनको जिनको अस्थमा होता है। अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, ये दो बीमारियों में बकरी का दूध सबसे उत्तम है। लेकिन डायबिटीज के मरीज को सबसे अच्छा दूध जो है वो देशी गाय का है। तो अगर डायबिटीज के मरीज को दूध पीना है तो देशी गाय का पिए, और उसको कैसे पीना है वो जरा ध्यान से देखें। देशी गाय के दूध को गर्म करें, गर्म करने के बाद वो ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद उसके ऊपर से मलाई निकाल दें, फिर दोबारा गर्म करें, फिर एक बार ठंडा करें, फिर एक बार मलाई निकाल दें, फिर तीसरी बार गर्म करें, फिर ठंडा करें, फिर मलाई निकाल दें। 3 बार मलाई निकालने के बाद जो दूध बचा ये डायबिटीज के पेशेंट को पीना चाहिए।
और वही दूध का दही बनाना चाहिए और वही दही की ताक खानी चाहिए और उसी दही को आगे भी चाहें तो दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा भोजन करें जिसमें फाइबर बहुत है। तो मैंने कहा मूंग की दाल बहुत अच्छी है, मसूर की दाल बहुत अच्छी है, चने की दाल बहुत अच्छी है, तुअर की दाल अच्छी है। उड़द की दाल कभी नहीं खाना, सोयाबीन की नहीं खाना, क्योंकि इसमें फाइबर सबसे कम है। अन्न में उड़द नहीं, उड़द के पापड़ भी नहीं, डायबिटीज के मरीज को नहीं, स्वस्थ अगर आदमी है तो वो खा सकता है। अभी अन्न में मैंने बोला सबसे ज्यादा जवारी की रोटी खानी है। जवारी के बाद जो सबसे अच्छी रोटी है आपके लिए बाजरी की है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे अच्छी रोटी है वो मक्की की है। गेहूं की रोटी सबसे कम खाएं उतना अच्छा है, और गेहूं की रोटी खानी ही पड़े तो उसमें चने का आटा मिला के खाएं, माने बेसन। गेहूं के आटे में चने का आटा मिलाएं, बेसन मिलाएं, दोनों की मात्रा बराबर रखें, उसकी रोटी बनाकर खाएं जिनको डायबिटीज है उनके लिए। और सब्जियां क्या खा सकते हैं आप? बटाटा छोड़कर कोई भी सब्जी खाएं, बटाटा नहीं, आलू नहीं, पोटैटो छोड़कर कोई भी सब्जी खाएं। हरे पत्ते की सब्जी खाएंगे तो सबसे अच्छी पालक है, मेथी है, चौलाई है, भिंडी है, करेला है, और एक बहुत अच्छी सब्जी आती है सेम की फली को मराठी में क्या कहते हैं? सेम फली आती है, सेम फली कहते हैं, चौड़ी, चौड़ी कहते हैं, शेवगा। अगर शेवगा कहते हैं तो वो सबसे अच्छी सब्जी है डायबिटीज वालों को। दो सब्जियां सबसे अच्छी है, एक तो ये शेवगा और दूसरा मैंने बोला करेला। तो डायबिटीज के मरीजों को बटाटा छोड़कर सब सब्जी चलती है, लेकिन सबसे अच्छी करेला, दूसरे नंबर पर शेवगा, फिर बाकी कोई भी हरे पत्ते की, मेथी की खाएं, पालक की खाएं, चौलाई खाएं, ये सब हरे पत्ते की सब्जी आप भरपेट खा सकते हैं। और डायबिटीज के मरीज को कोई भी फल अच्छा है, लेकिन ऐसे फल सबसे अच्छे हैं जो थोड़े खट्टे होते हैं, जैसे संतरा, जैसे मौसमी, जैसे द्राक्ष, जैसे टमाटर, ये थोड़े खट्टे होते हैं, ऐसे फल थोड़े बेहतर होते हैं। केला कम अच्छा है, लेकिन केले से ज्यादा अच्छा यही फल है जो रसीले भी हैं और थोड़े खट्टे। जामुन बहुत अच्छा है, खट्टा है, रसीला भी है। जो भी फल में थोड़ी खटास है, सिट्रिक एसिड जिस फल में भी है, वो सब डायबिटीज के लोगों के लिए अच्छे है। इमली बहुत अच्छी है। इमली का पानी अगर पी सके खाने के बाद तो अद्भुत परिणाम आपको आएगा डायबिटीज के लोगों को। तो ऐसा भोजन आप अपने डायबिटीज के लोगों के लिए तय कर दीजिए। अब भोजन हो गया, अब आखिरी चीज बताता हूं, डायबिटीज के लिए औषधि क्या है। अगर डायबिटीज की सबसे अच्छी औषधि मैं बात करूं तो वो आपके घर में है, स्वयं पाक घर में है, बाजार से लाने की जरूरत नहीं उस औषधि की। स्वयं पाक घर में मैंने एक बार सूची बनाई थी, 108 औषधियां हैं स्वयं पाक में। हमको माहिती नहीं है। माहिती क्यों नहीं है? कोई बताता नहीं। स्कूल कॉलेज में फालतू बातें बहुत बताते हैं, काम की कुछ नहीं बताते। मैं पूरी जिंदगी स्कूल और कॉलेज में पढ़ता रहा, किसी ने मुझे नहीं बताया कि स्वयं पाक घर में डायबिटीज की औषधि क्या है। और फालतू बहुत बताया मुझे, x + y होल स्क्वायर, x² + 2xy + y²। क्या करूं इसका? मुझे आज तक माहिती नहीं। x - y होल स्क्वायर, x + y होल स्क्वायर, x - y होल क्यूब, x + y होल क्यूब, ऐसे ऐसे कचरा चीज मुझे पढ़ाई, जिंदगी में कभी काम नहीं आई। और जो काम की चीज है कि डायबिटीज कौन सी औषधि से ठीक होता है, वो किसी ने नहीं बताया। ये बहुत बाद में मेरे को समझ में आया। डायबिटीज की सबसे अच्छी औषधि अपने स्वयं पाक घर में है मेथी का दाना। आप इसको किसी को भी बता सकते हैं, जिसको भी शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, उसको आप बोलिए मेथी का दाना खाना। अब कैसे खाना? खाने का तरीका है बहुत जरूरी, वो ही बहुत महत्व का है। वैसे तो मेथी का दाना है, पाउडर बना के आप ले सकते हैं, ये तरीका अच्छा नहीं है डायबिटीज के। सबसे अच्छा तरीका है मेथी के दाने को रात में पानी में डालना। 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात को डालना, रात्रि पर्यंत उस पानी को रखना। सुबह सुबह सोकर जब उठें
तो वो दाने का पानी पहले पीना, पीछे से वो दाने को चबा चबा के खाना, ये तरीका है। 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात को डालना, सकाड़ी वो पानी को पीना, पीछे से दाने को चबा के खाना, ये तरीका है। अगर किसी ने भी 3 महीने ये कर लिया, उसकी डायबिटीज समाप्त हो जाएगी, बिना इंसुलिन के, बिना 1 पैसे के खर्च के। मेथी का दाना बहुत सस्ता मिलता है, हर घर में है, ज्यादा खर्चा नहीं लगता। मेथी के दाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और मेथी के दाने की एक्सपायरी डेट भी नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट। सब्जी करें तो अच्छी है, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप सब्जी खाएं मेथी के दाने की तो 6-7 महीने खानी पड़ेगी, तब जाके डायबिटीज ठीक होगी। लेकिन दाना पानी में डाल के अगर 3 महीने ही खा लिया तो आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको जैसा लगे वैसा कर लीजिए। आप मेथी दाने को पाउडर बना के पानी में मिला के भी पी सकते हैं, लेकिन ऐसा 5-6 महीने करना पड़ेगा, तब असर आएगा। दाने को सीधे पानी में डाल के चबा के खाएंगे, असर 3 महीने में ही आ जाएगा। अब जो आपको पसंद हो आप कर लीजिए।